आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के यह साइंस के दूसरे भाग केमिस्ट्री का लेक्चर आज हम लोग इस चौथे वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखेंगे। इसके पहले हम तीसरे वीडियो में बोरबरी के अनुसार बोरबरी का क्या नियम था, उन्होंने रदरफोर्ड के सिद्धांत को कैसे विघटित करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, उनके अनुसार परमाणु के कोष उपकोष में इलेक्ट्रॉन का कौन से कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में इलेक्ट्रॉन अधिकतम होता है, किस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कम होता है, और इसके साथ में हम लोग कोष उपकोष और कक्षक इन सारी प्रश्नों को हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से डिटेल्स अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे। बोरबरी के आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लेते हैं और आज हम लोग संयोजकता के भी बारे में जानेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में एक नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक परमाणु दे करके उसकी संयोजकता पूछ लेता है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और साथ साथ में हम संयोजकता निकालना भी सीखेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपके सामने रहा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जान लेते हैं। हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, विन्यास का मतलब होता है वितरित करना, अर्थात इलेक्ट्रॉन को वितरित करना। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग वितरित कहाँ करेंगे, तो ध्यान देना, चूँकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में होते हैं और परमाणु में बहुत सारे कक्षक कोष उपकोष होते हैं। हमने आपको बताया भी था कि कक्षक क्या होते हैं। चूँकि परमाणु के दो भाग होते हैं, एक तो धनावेशित नाभिक होता है, दूसरा त्रिविमीय क्षेत्र होता है। तो नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। उसे हम लोग कक्षक कहते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और उनकी जो चक्रण की दिशा होती है वो विपरीत होती है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो कक्षक होते हैं। अब कक्षकों के समूह से उपकोष बनता है। अब उपकोषों का जब समूह आपस मिलेगा तो कोष का निर्माण होता है, जिसे हम लोग KLMN से प्रदर्शित करते हैं। उपकोष को हम लोग SPDF से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को वितरित करना, अर्थात किसी परमाणु के कक्षक में, किसी परमाणु के कक्षक में किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अर्थात जब हम इलेक्ट्रॉनों को वितरित करेंगे, लेकिन कौन से उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यह बोरबरी ने बताया है कि उपकोष के कोष में अधिकतम से अधिकतम 2, एल में अधिकतम से अधिकतम के बाद यल आता है, यल में आपका अधिकतम 8, यम उपकोष में अधिकतम से अधिकतम आपका 18, उसके बाद यन में आपका आता है 32। तो 2, 8, 18, 32 ये उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का कोष होता है वो आपका के कोष होता है।
क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कक्षकों में उपकक्षक अर्थात उपकक्षक के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को वितरित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को कक्षक में वितरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के संबंध में बोरबरी, आहवाउ, पाली, हुंड आदि ने अपना विचार भी प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में हम आहवाउ के नियम को समझते हैं। आहवाउ के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं। तो आहवाउ, आपको ध्यान रहे, आहवाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना। आहवाउ के नियमानुसार जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किया जाता है तो सर्वप्रथम उस परमाणु के उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन का भराव सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन का भराव किया जाता है। इनका नियम बताता है इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में भरो जिसकी ऊर्जा स्तर सबसे कम हो। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते क्रम में ऊर्जा स्तर के जाते हैं और अन्य उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। चूँकि उपकोष को हम लोग sp,d,f से प्रदर्शित करते हैं। यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन, f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे कम ऊर्जा s उपकोष की है, उसके बाद सबसे अधिक ऊर्जा f उपकोष का है। तो इलेक्ट्रॉन का जब हम भराव करेंगे तो सबसे पहले यस उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, क्योंकि आहवाउ का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन का भराव निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के उपकोष में किया जाता है। इस संबंध में आहवाउ ने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक संरचना भी दिया। आप उसके क्रम को याद करेंगे जिसके अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो इनका जो संरचना दिया गया था वो इस प्रकार से है, आपको दिख रहा होगा। जैसा कि इसमें दिख रहा है S, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, फिर P का आया है पूरा, फिर D का, फिर F का। तो इस तरीके से सबसे इलेक्ट्रॉन पहले हम S में भरते हैं, 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, उसके बाद 3d में, तब 4p में, फिर 5s में, फिर 4f में, 4d में, 5p में, 6s में, 5d में, सॉरी यहाँ यफ होना चाहिए, यफ का यफ होगा, यहाँ 5f होगा, 5f में, फिर उसके बाद 5d में, 6p में, उसके बाद 7s में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे कम ऊर्जा स्तर 1s की, तब 2s की, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। तो इस तरह इसके आगे भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसके आगे नहीं है, क्योंकि इतने तत्वों से लगभग 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, इसलिए केवल यही हमारे इतने हैं। यदि आगे नए तत्वों का खोज होगा तो हम आगे इन्हें बढ़ा सकते हैं इसी क्रम में। तो इलेक्ट्रॉन भरने का ये क्रम है, आप इसे फार्मूले के समझ सकते हैं, फार्मूले की जैसा ही है। तो इसके द्वारा जो भी आपको परमाणु दिया रहेगा उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
आसानी से और सरलते तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे, किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या अर्थात उसके परमाणु क्रमांक का निर्भर करता है। किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमेशा ध्यान रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक का किया जाता है, न कि उसके परमाणु भार का। परमाणु क्रमांक ही तत्व का मूल लक्षण होता है, क्योंकि ये आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किया गया और पाया गया कि प्रत्येक तत्व का जो मूल लक्षण होता है वह उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है और परमाणु क्रमांक ही उसके रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। परमाणु क्रमांक बदलने से तत्वों के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिससे उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बदल जाते हैं। आपको ध्यान रहे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सदैव उसके परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है। क्लियर हुआ? तो आइए कुछ उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण आपके सामने लिखा गया है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। फिर सोडियम है Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। फिर नियान है, इसका परमाणु क्रमांक 10 है। उसके बाद फिर आपका फास्फोरस है, इसका परमाणु क्रमांक 15 है। तो इन तत्वों का धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो देखिए, इस ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन रहा, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो क्रम होता है, चूँकि सबसे कम ऊर्जा स्तर 1s की है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 1s में रखेंगे। अब जो 1s तो हम लिख दिए, लेकिन हम जानते हैं कि यस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन रखने की अधिकतम क्षमता होती है वो कितनी होती है? वो आप जानते हैं 2 होती है, क्योंकि S की 2, P की 6, D की 10 और F की 14 होती है। यह इससे कम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो 1s हो गया। अब 1s हो गया तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया, अर्थात आपको देखो इसका परमाणु क्रमांक है 8। परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और परमाणु क्रमांक ही उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। तो आपको ध्यान रहे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जाएगा। फिर अब 2s आ गया अगला। आप 2s रखेंगे, आप फिर से रख दीजिए 2s। चूँकि अब 10 में फिर से 2 भरेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, 2 इसमें हो गया, 4 हो गया। अब आपका अगला आ गया 2p आ गया। अब जब 2p आ गया तो आप p में तो भर सकते हैं 6। p जो उपकोष है, p उपकोष में आप 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से भर सकते हैं। लेकिन आपने 2 4 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया, बचा कितना है? 4। तो उससे हम कम इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष में उससे कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए आपका 2p हो गया। तो 1s2 2s2 2p4। अब आपने देखा 2 2 4 और 4 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन का भरा हो गया। अब अगर इसे बोर परी से देखें तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 2 वाला जुड़ गया, 4 और 2 6। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होता है। अर्थात ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसे देखें Kl, अगर हम Kl से देखें तो K कोश इसका भरा है, लेकिन L इसका जो कोश है वो पूरी तरह से भरा नहीं है, क्योंकि L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने स्टॉक को पूर्ण करेगा। आइए अगला आपका रहा सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। फिर से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले 1s होगा, तो आपने 1s भरा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब अगले में आएगा 2s आएगा, तो 2s हो गया। अब आपने भरा। फिर अगला आपका 2p है, तो 2p आएगा, तो 2p रख दिया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 ये 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। अब 2p के बाद कौन आता है? 3s आएगा। अब जब 3s आएगा तो चूंकि यस का जो कैपेसिटी होती है भरने का वो 2 होता है, लेकिन आपने 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन तो भर 10 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया। अब आपको एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, तो आप यस में हमेशा उससे कम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चूँकि आपको ध्यान रहे
किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन आप कम भर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप भर नहीं सकते क्योंकि उसकी ऊर्जा उतनी स्तर होती है। इसलिए आप उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं। चलिए, तो इसको देखा जाए तो ये आपका 1 अकेले है 2, और ये 2 वाले 6 2 8, और ये 2 आपका हो गया 1। तो ऑक्सीजन सोडियम के जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अर्थात यही इलेक्ट्रॉन इसका बंध बनाने में भाग लेगा और यही इसकी संयोजकता प्रदर्शित करेगा। अगला रहा नियान का, तो 1s2 हो गया आपका 2s2, और 2p6 पूरा आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा 2 2 4 6 7 10। अब इसे आप ऐसे करेंगे तो 2 और 8 हो गया। इस तरीके से देखा जाए तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, क्योंकि के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और यल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हैं, अर्थात इसकी संयोजकता शून्य हो जाएगी। अभी हम आगे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रहे यदि किसी परमाणु की अष्टक पूरा है तो ध्यान दीजिएगा हमेशा उसकी संयोजकता पूर्ण होता है, क्योंकि उसकी संयोग करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसका अष्टक जब पूर्ण है न तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और न तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसकी संयोजकता शून्य हो जाएगी। अगला बच्चा आपका फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p आप करेंगे तो 2 2 4 6 4 10 2 12, और इसमें आ जाएगा 3 15 हो गया। तो आप इसे लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो गया। तो फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए आप ध्यान रहे फास्फोरस जो होता है हमेशा ये पेंटा आपस में पेंटा यौगिक बनाता है, अर्थात ये पंच संयोजक यौगिक बनाने की क्षमता इसकी होती है, अर्थात इसकी 2 संयोजकता होती हैं, इसकी संयोजकता 3 होती है, लेकिन इसके बाह्य कोश 5 इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि अभी हम आपको बात करेंगे कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में यदि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता वही होगी, और यदि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पर हम लोग 8 - n फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे n बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप बहुत सारे तत्वों का 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, बस आपको ये क्रम याद होना चाहिए। आराम से इस क्रम से आपको बहुत सी सरल तरीके से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे। और आपको बता दें यदि आप इलेक्ट्रॉन विन्यास सीख गए तो आपको इलेक्ट्रॉन की मतलब बाह्य कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना, उसके जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता, सारी बातों को आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं इसके तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन विन्यास सीख गए। आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये हम जान लेते हैं। आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप अच्छे से इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीख जाएंगे। देखिए, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वह हमें उस परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है हमें बताता है कि उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी। अतः किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि यही जो इलेक्ट्रॉन होता है यही इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ रासायनिक बंध बनाने में भाग लेता है। इसी कारण यह हमारा संयोजी अर्थात संयोजी करने वाला इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये ज़रूरी नहीं होता कि बाहर के कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो सभी बंध बनाएं, बल्कि जितने
इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे वही उसकी संयोजकता होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में यही डिफरेंस होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी संख्या को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों में कितना इलेक्ट्रॉन उस दूसरे वाले परमाणु से बंध बनाने में भाग ले रहा है उसकी संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं। अर्थात संयोजकता बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इनकी संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बस उसके परमाणु के बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन हो वही उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे आपके सामने लिखा हो सोडियम के बाह्य कोश में जब आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2r81 अर्थात इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और यही इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी संयोजकता 1 होती है। उसके बाद आगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,6 अर्थात इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि यदि बाह्य कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पे 8 - n सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या को आसानी से निकाल लेते हैं। जहाँ पे n आपका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें n का मान 6 हो गया, तो 8 में से 6 घटा दिया 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन से संयोजकता करके अपने अष्टक को पूर्ण करेगी। एल्युमिनियम हो गया, बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन है और यही इसकी संयोजकता भी है। कैल्शियम है, इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2 हो गया और यही इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन रहे। आपको ध्यान रहे संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता कभी कभी बराबर हो जाते हैं और कभी कभी बराबर नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है लेकिन इसकी संयोजकता 3 होती है, क्योंकि केवल इसका 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है और 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाकर अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है, अतः फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है, 3 होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संयोजकता क्या होता है। आपको बता दें संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वैलेंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्षमता, अर्थात वैलेंसिया से बना हुआ शब्द है जिसका तात्पर्य क्षमता है, अर्थात 2 परमाणुओं की जो संयोजकता होती है उसके हमेशा संयोजन क्षमता से नापी जाती है। 2 परमाणुओं में कितनी संयोजन अर्थात उनकी संयोग करने की कितनी क्षमता है, यही उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु की जो संयोजकता क्षमता होती है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब सीधी बात है कि एक परमाणु का दूसरे परमाणु से संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। अर्थात संयोजकता केवल आपको ये बताता है कि उन दोनों परमाणुओं में संयोग करने की क्षमता कितनी है। क्लियर हो गया। तो संयोग करने की क्षमता, जो तत्व की संयोग करने की क्षमता होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और जितनी संख्या बंध बनाने में भाग लेती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। संयोजकता हमेशा बंध में बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो हमारा संयोजकता होता है, परमाणुओं में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह उसके रासायनिक गुण का निर्धारण करती है। जैसे हैलोजन है, हैलोजनों का बाह्य कोश में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। और ये सभी परिवार के तत्वों में बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, तो इनके जो रासायनिक गुण होते हैं लगभग वो समान होते हैं।
विभिन्न तत्वों के संयोजकता निकालने के कुछ तथ्य हैं। आपको बता दें कि जो संयोजकता होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने रहा, जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश सभी भरे होते हैं उनकी संयोजकता सदैव शून्य होती है। जैसा कि अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन विन्यास लिया था नियान का बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8 था। अतः इसके जब अष्टक पूर्ण होते हैं तो इसकी संयोग करने की क्षमता होगी नहीं, और जब संयोग करने की क्षमता नहीं होगी तो इसकी संयोजकता शून्य हो जाएगी। अतः नियान की संयोजकता शून्य होती हैं। इस तरीके से जैसे हीलियम है और सारे अक्रिय गैसें हैं, इन सभी की तत्वों की संयोजकता शून्य होती है। दूसरा पॉइंट आपका रहा, जिन तत्वों के परमाणुओं में बाह्य कोश अपूर्ण होता है उनकी संयोजकता बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जिन तत्वों के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संयोजकता वही होगा, और यदि 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसकी संयोजकता 8-n सूत्र के अनुसार होगा। तीसरा पॉइंट रहा, जिन तत्वों के परमाणुओं में बाहर के 2 कोश अपूर्ण होते हैं उनकी संयोजकता बाह्य कोश और उससे पूर्व वाले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। और बता दें, ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश के 2 कोश खाली हों हमेशा वो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वे 1 से अधिक संयोजकता व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि संक्रमण तत्व अर्थात जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, कापर हो गया, क्रोमियम, ये सब के सब जो तत्व हमारे होते हैं, मैग्नीज हो गया, ये सब के सब डी ब्लॉक के तत्व हैं और ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो जान लेते हैं परिवर्तित संयोजकता क्या है। परिवर्ती आप देख रहे हैं, परिवर्ती मतलब परिवर्तित हो जाए, अर्थात अगर कोई तत्व है और वह 1 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है तो उसकी जो संयोजकता होगी वह परिवर्ती संयोजकता कहलाएगा। अर्थात जिन तत्वों की संयोजकताएं 1 से अधिक हो और 1 से अधिक संयोजकता व्यक्त कर सकता है वह परिवर्ती संयोजकता की श्रेणी में आ सकता है। जैसे आपके सामने लिखा है यहाँ पे SnCl2 स्टैनिक क्लोराइड है और स्टैनिक क्लोराइड है, तो इसमें जो हमारा SnCl2 है इसमें Sn का संयोजकता 2 है क्योंकि क्लोरीन के 2 परमाणु संयोग किया है, और जो इसमें Sn है ये क्लोरीन के 4 परमाणु से संयोग किया है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। उसके बाद FeCl2 है, तो Fe जो Cl2 है इसमें Fe की संयोजकता 2 है। उसके बाद आपका FeCl3 है, तो इसमें जो Fe की संयोजकता है वो 3 है क्योंकि यह क्लोरीन के 3 परमाणु से संयोजकता कहा है। तो देखा इसमें Fe की संयोजकता 2, इसमें Fe की संयोजकता 3, तो इस तरीके से Fe 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, 2 और 3। और स्टैनिक हमारा जो होता है ये भी 4 और 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसलिए ये हमारे परिवर्तित संयोजकता की श्रेणी में रखे गए हैं क्योंकि ये 1 से अधिक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका रहा परिवर्तित संयोजकता। और संयोजकता आज आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तत्व का संयोजकता निकालना हो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लीजिए और बाह्य कोश में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वही संयोजकता, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वही, 3 हो तो वही। अगर 3 से अधिक होता है तो जो उसकी संयोजकता होगी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 में से घटा देंगे, जो आएगा वही उसकी संयोजकता हो जाती है। और आपको ध्यान रहे संयोजकता कभी भिन्नात्मक नहीं होता, हमेशा ये पूर्ण संख्या में होगा, अर्थात न तो ये दशमलव में होगा, हमेशा एक पूर्ण संख्या में होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। क्लियर हुआ? तो आज ये टॉपिक समाप्त करते हैं। आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम लोग समस्थानिक के बारे में, समभारिक के बारे में पढ़ेंगे। वो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। ओके, धन्यवाद।